हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और उसके लिए आपको उन डेरिवेशनों का रिवीजन करना होगा जो डेरिवेशन हमारे लिए बोर्ड में लगभग इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लेसन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। आप इसको देखें सही तरीके से, विचार करें, पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे अंक अर्जित करने का प्रयास करें। तो पहला हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेसन नंबर पहला है, वैसे वो कंप्लीट लेसन हो जाएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे हम इसमें पहला चैप्टर वो ले रहे हैं। पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक हम वो लेने का प्रयास कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश। क्योंकि हमें जानना चाहिए द्विध्रुव वो है जिसमें परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला हम ये निकालना चाहते हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव के बारे में जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q इंटू वेक्टर A। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहां पर मैं आ गया, ये रहा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। जनरली हमें दूरी को 2A ना लेकर 2L L A ले सकते हैं, लेकिन 2L और 2A लेने का ये लॉजिक है क्योंकि हमें अक्षीय निरक्ष पर जो भी हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके लिए हमें मध्य बिंदु से दूरी लेनी होती है। ठीक है, ना हम माइनस क्यू आवेश से ले सकते हैं ना प्लस क्यू आवेश से, मध्य बिंदु से लेंगे। मध्य बिंदु से दूरी लेने के लिए डिवाइड हो जाएगा और इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में, ठीक है जी, हमने इसको 2A इसीलिए लिया है क्योंकि जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो A और A हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे हम A या L ले लेते हैं तो वह L/2 और A/2 इस तरीके से आ जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो उन दिक्कतों से बचने के लिए हमने ये समाधान किया है कि हम इसको 2A ले लें या फिर 2L ले लें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वेक्टर P आपको दिखाई दे रहा है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है जी, तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से हमने मध्य बिंदु से जो दूरी हम ले रहे हैं वो लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके बारे में इतना कोई नई बात नहीं, आप जानते ही हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, वो हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम इसको कहेंगे। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी और इसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट, ये डायरेक्शन इसकी कहलाती है। ठीक है, प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां पर विद्युत द्विध्रुव बनता है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, NaCl है, H2 है, HCl है, NH3 है, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो विद्युत द्विध्रुव शो नहीं करते, इलेक्ट्रिक डाइपोल शो नहीं करते, तो हम उनको यदि विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करते हैं, जिसको हम प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहा गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें Na आयन और Cl आयन हमें दिया गया है। ठीक है, तो यानी दोनों हैं तो अलग अलग, ठीक है, प्रकृति में अपोजिट हैं, परिमाण में सेम है, तो हम इसमें प्लस लें या माइनस वाला लें, क्यू वही रहेगा। ठीक है, तो देन P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, उस कंडीशन में ये हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे जो मेन डेरिवेशन आते हैं वो आता है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश द्वारा अभिष्ट बिंदु पर, अब वो अभिष्ट बिंदु डिपेंड करेगा कि आपने उसको एक्सियल पर लिया है या नॉन एक्सियल पर लिया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। एक्सियल और नॉन एक्सियल यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय यानी अक्षीय और निरक्षीय। तो पहले हम अक्षीय बिंदु ले रहे हैं, जैसे चित्र में यहाँ पर शो दिखाई दे रहा है, -Q + Q, ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, जिनके मध्य की दूरी 2A हो गई। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय बिंदु ये
P हो गया R दूरी पर, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है जी। अब बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ऋणावेश और धनावेश के कारण ही होगी। यदि हम ऋणावेश से दूरी की चर्चा करें तो वो दूरी हमारे लिए हो जाएगी, ठीक है, R प्लस ए, और यदि हम धनावेश की बात करेंगे तो वो दूरी हमारे पास हो जाएगी R माइनस ए। डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है E1 और E2 की। माइनस क्यों? क्योंकि हमने बिंदु P पर रख दिया धन परीक्षण आवेश। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगा E1 का, वो क्योंकि बल जो लगेगा नेगेटिव चार्ज के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन होगा, ना कि रिपल्शन। और जो डायरेक्शन बल की होती है वही डायरेक्शन तीव्रता की होती है। तो माइनस Q चार्ज के कारण तीव्रता E1, प्लस Q चार्ज के कारण तीव्रता E2 होगी। यानी E2 और E1 दोनों के वैल्यू भी अलग अलग होगी और दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। और जब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो उस कंडीशन में आप देख पाएंगे, ठीक है, जो हम परिणामी निकालेंगे, वैसे तो हम यदि यहाँ पर वेक्टर डालें, यदि हम डायरेक्टली निकाल लें तो हम जो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाले को घटाकर हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बिंदु ए पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जगह हम K भी लिख सकते हैं वैसे, Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता आप जानते हैं इंटेंसिटी E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है। ये माइनस की P कैप, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके लिए आकर्षण बल लग रहा है, तो उसके लिए हमें नेगेटिव चार्ज लगाना ही होगा। ठीक है। देन इसी तरीके से जब आप E2 निकालोगे तो ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। और उसके लिए प्लस वेक्टर P कैप हो जाएगा। अब यदि हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए सदिश रूप में। ध्यान रखिए, फिजिक्स में जो भी भौतिक राशियां हैं, यदि हम उसको भौतिक राशि कह रहे हैं तो उसके पास परिमाण होगा, तो परिमाण के साथ दिशा भी होगी। और भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा है, सदिश भौतिक राशियां और अदिश भौतिक राशियां। सदिश भौतिक राशियां यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करना होगा। ठीक है। अन्यथा सदिश राशि को दिखाने का कोई अर्थ बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। तो देन EP इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों की वैल्यू को रख दिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। तो पहले प्लस वाले को लिख दिया, बाद में माइनस वाले को लिख दिया, और P कैप भी कॉमन आ गया। अब ये छोटा सा आपका फार्मूला है मैथमेटिक्स का। तो R माइनस ए होल स्क्वायर, R प्लस ए होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ये दोनों यहाँ पर बच गए। ठीक है। उस कंडीशन में इनको खोल दिया तो ये R स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कट हो गए, तो हमारे पास आ गया 4R। तो 2R, इसको हमने थोड़ा सा, ठीक है, खोल दिया, तो 2R Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P कैप। देन Q इंटू 2A, हम इसको P लिखेंगे, तो ये हो गया 2RP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हम लेंगे, ठीक है, यानी Q इंटू 2A हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो Q इंटू 2A की जगह तो P लिख ही दिया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद, ठीक है, तो 2RP हो गया। यदि हम A की वैल्यू को R की वैल्यू की तुलना में बहुत छोटा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो A स्क्वायर है वो R स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। और जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम, ठीक है, A स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले लेंगे। ठीक है, वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियर अबाउट टू R स्क्वायर। तो देन हमारे पास ये आ गया, केवल R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, एक R कट हो जाएगा, तो ये हो गया 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम K भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2KP अपॉन R क्यूब, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देन EP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। ठीक है। तो यदि हम इसके लिए ग्राफ बनाए तो ग्राफ एक, ठीक है, परवलय आकृति का प्राप्त होगा, लेकिन उसकी ढाल होगी
वो ढाल बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आर नहीं है, आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब है। और जब आर क्यूब है तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो तेजी से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन में इस ग्राफ की ढाल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, घट रहा होगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब यदि हम, ठीक है, निरक्षीय बिंदु की बात करें, विषुवतीय बिंदु की बात करें, लंबवर्धक बिंदु की बात करें, तो उसके लिए जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मिड का डिस्टेंस 2 है। अब इसका जो मिड पॉइंट O है, वहां से r दूरी पर हमने बिंदु P ले लिया, जिसको हम लंबवर्धक बिंदु, निरक्षीय बिंदु, ठीक है, हम इसको कह रहे हैं। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां पर हमने रख दिया धन परीक्षण आवेश वेरी स्मॉल, ठीक है, Q0, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही इस पर फोर्स लगाने लग जाए, ठीक है। उस कंडीशन में जो Q0 होगा, इसका जो वैल्यू होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इन आवेशों की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं चार्ज दोनों सेम है, AP और ये BP दोनों सेम है। दूसरा हम ये भी देखें, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और Q0 पॉजिटिव है, तो यहाँ तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा भाई, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन क्षेत्र की तीव्रता की होती है। तो इधर हो गया E1, और जो E2 होगा, ठीक है, वो रिपल्शन फोर्स होने के कारण, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण उसकी डायरेक्शन दूर की ओर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, परिमाण समान होगा, और डायरेक्शन तो हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख ही रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि जब दोनों का परिमाण इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जिसको हमने EP नाम दिया है, वो इन दोनों के कहीं ना कहीं ठीक मिड में आएगा। और ठीक मिड में हम इसको शो करने के लिए, क्योंकि जो पूरा एंगल है E1 और E2 के मिड का, इसको इस लाइन ने 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया है, दोनों एंगल हमारे लिए थीटा हो गए, तो ये एंगल भी हमारे लिए थीटा ही होगा, ठीक है, जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमने E1 और E2 को घटकों में यानी कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कंपोनेंट आप देख रहे हो E2 के, E2 cos थीटा, थीटा जिससे बनेगा वो cos, और दूसरा वाला साइन, E2 cos थीटा, ठीक है, ये E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, परिमाण में समान और विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, यानी परिणामी में इनके कारण किसी तरह का कोई योगदान नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है जी। दूसरा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये तो एक ही डायरेक्शन में, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दो सदिश जब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है, उनके मध्य थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर परिणामी तीव्रता जो आएगी, ठीक है, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमारे पास आएगी, ठीक है, वो हो गई E निरक्षीय इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा माइनस P के। इसकी डायरेक्शन को भी देख लो, आप देख पा रहे हैं जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है EP वो तो इधर है, लेकिन जो P की डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज यानी A टू B की तरफ होगी। तो दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस P कैप लिखा है, ठीक है। अब E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो हम E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने लिख दिया 2E1 cos थीटा। 2E1 और E2 की वैल्यू दोनों इक्वल है, जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है, उसको रख दिया। देन चित्र में यदि हम देखें, ठीक है, तो वहां पर आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, वो निकाल सकते हैं, और वो चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वो हमने ले लिया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, या अंडर रूट लगाएं या आधी पावर लिखे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब Q इंटू 2A ऊपर आ गया माइनस P के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दो जगह हुआ है, आधार समान, घातें जुड़ जाती हैं, ये सभी जानते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, ठीक है। अब आगे चले, अब जब A इज वेरी लेस देन R, तो A स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले ही लोगे, ठीक है, वो नगण्य हो जाएगा।
उस कंडीशन में P माइनस पी कैप आर स्क्वायर की पावर 3/2 पावर की जो पावर होती है उसकी गुणा हो जाती है 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट, आर क्यूब हमारे पास आ गया। P इंटू माइनस पी कैप, हमने इसको वेक्टर P लिख दिया, एकांक सदिश जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। EP इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन आर क्यूब, देन EP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। वहां यदि हम अक्षय बिंदु की बात करें तो वहां पर आया था 2kp अपॉन r³, ठीक है, और यहां पर आया kp अपॉन r³। इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो वैल्यू है निरक्षीय बिंदु पर वो अक्षय बिंदु की कहीं ना कहीं हाफ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ई अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष। यदि हमें निरक्ष मान हमें दिया हुआ है तो एक्सेल मान निकालने के लिए हम उसका 2 टाइम कर सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है जी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब लास्ट ये हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, ठीक है, वो आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लागू। अब देखो जैसे चित्र शो कर रहा है कि हमने विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यदि इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप देखेंगे कि इसके जो दोनों आवेश हैं, इन आवेशों पर जो भी बल लग रहे हैं F इज इक्वल टू माइनस QE, F इज इक्वल टू प्लस QE, ठीक है, ये दोनों बल परिमाण में इक्वल हैं, यानी रिजल्टेंट इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्टिंग है, यानी इनकी जो क्रिया रेखा है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। तो यदि ऐसी स्थिति कहीं पर आती है कि किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो परिमाण में समान दिशा में विपरीत हों, ठीक है, तो वो दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और वो बलयुग्म, ठीक है, वस्तु को क्षेत्र में, ठीक है, दौड़ाने का नहीं घुमाने का प्रयास करता है, यानी वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तब वहां पर बल नहीं बलाघूर्ण होगा, ठीक है, और जिसको हम कहेंगे बलाघूर्ण, यानी टो से डॉट करते हैं इसको, और उसके लिए फार्मूला हम 11th में पढ़ चुके हैं, बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी। अब बल का परिमाण तो दोनों बराबर है, कोई सा भी ले लो, तो वो हो गया QE, और लंबवत दूरी हमारे पास हो जाएगी BN। ये लंबवत दूरी नहीं है, ये तो इसके एक आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन में लंबवत दूरी तो BN है भाई, जो दोनों ही फोर्स से लंबवत है। तो ये हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा, तो Q इंटू 2A E साइन थीटा, और Q इंटू 2A अगेन P, तो ये हो गया P साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्योंकि टो तो सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा n कैप, देन टो इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है, E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, P क्रॉस E, अन्यथा टो नहीं माइनस टो हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, सदिश गुणन है, और सदिश गुणन में जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसकी दिशा निकाल लेंगे दाहिने हाथ के नियम से, ठीक है। तो यदि हम x अक्ष पर P को ले रहे हैं, y अक्ष पर E को ले रहे हैं, तो z अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है। विशेष स्थितियां थीटा 0 कोई बलाघूर्ण नहीं, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्टिंग एक ही हो गई भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों जो भी फोर्स लगेंगे उनकी लाइन ऑफ एक्टिंग जब जब एक होगी तो वहां पर कोई, ठीक है, बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में टो 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 मैक्सिमम बलाघूर्ण कार्य करेगा, मैक्सिमम टॉर्क कार्य करेगा, देन थीटा इज इक्वल टू 180, देन अगेन, ठीक है, नो टॉर्क, यानी किसी तरह का कोई बल वहां पर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये काम हमारा पूरा हुआ, ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें आज हमने 3 अच्छे डेरिवेशनों के बारे में समझा। आशा की जाती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इन तीनों डेरिवेशनों को अच्छी तरीके से तैयार करने का प्रयास करेंगे। आगे भी इसी तरीके से, ठीक है, हम और वीडियो डालते रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करते रहें, मेहनत करें और अच्छे अंक अर्जित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।